नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात किसानों की। खेती बिलों को लेकर एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। किसानों के साथ अब सरकार की अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। ये संकेत पहले से ही मिल रहे थे। दरअसल पहले दौर की बातचीत के बाद किसानों के कुछ नेताओं ने कहा है कि सरकार एक भी कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कानून वापस अगर नहीं होता है तो वो घर वापस नहीं जाएंगे। ये भी किसानों की तरफ से लगातार आवाज आ रही है। राकेश टिकैत ने भी पहले ये बात बार बार कही है कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। मेहरबानी तो मीटिंग इस बार तो बेसिक कर रही है, ये गलबात की जावे तो बेहद। आज मीटिंग में क्या होना था जी, कोई बेसिक मीटिंग निकली। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को इंटरेस्ट, सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें और डिटेल में सोच लें। इसलिए हम आपको हम 3 दिन आगे ले जाते हैं। 8 तारीख को आइए तो फिर हम डिसीजन करेंगे। एमएसपी पर बात करना है तो अभी कर लो, हमने भी कह दिया। फिर एमएसपी की बात भी 8 तारीख को कर लेंगे। तो अब 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को मीटिंग में जरूर आइएगा। हाँ, पक्का मीटिंग है जी 8 तारीख को। हमने बता दिया था कि हम इन कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे सामने ये बात रखें कि इन कानूनों को रिपील कराने का कौन सा तरीका है। वो सरकार प्रोसीजर हमें बताए कि कैसे रिपील कराना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। बड़ी जीत है आपके लिए, आप तो यही मांग रहे थे कि कानून वापस हो, सरकार तैयार हो गई है वापस करने के लिए। ये बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। नहीं, अभी जीत नहीं। तो सरकार जितनी देर ये काम कर नहीं देती, जितनी देर फाइनल हो नहीं जाता, उतनी देर तक हम इसको जीत नहीं मान सकते। साडा फाइनल ये रहा कि असीं सरकार नूं घेर के इस गल ते लिया सके हां कि कानून रिपील किवें होण। उन्हां नूं ये कहा कि सरकार रिपील करे, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਆ। तो सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हुई है। किसान नेता बाहर आए हैं और विज्ञान भवन के बाहर से आप ये बातचीत, उनकी किसानों के बयान सुन रहे थे। यही बात हुई है कि 8 तारीख को फिर से बात होगी और किसान का ये कहना है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी रही। किसानों का ये कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, रिपील किया जाए। एमएसपी पर बात आगे होगी। अब 8 जनवरी को फिर से बात होनी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं विज्ञान भवन के बाहर से, हिमांशु शेखर। हिमांशु, आपके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, तो किसानों के नेता जो बातचीत करके बाहर आए हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी, मेरे साथ 3 नेता हैं, किसान नेता जो इस बैठक में मौजूद थे।
बालकरण सिंह बरार, बलदेव सिंह जी हैं और एक और सीनियर किसान नेता हमारे साथ हैं। बलदेव जी, पहला सवाल ये है कि क्या बड़ा फैसला हुआ आज? तो जहां तक हम दोबारा हिमांशु के पास जाएंगे, इस वक्त कोई तकनीकी मुश्किल है जिससे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हिमांशु वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता। हमने केवल ये तीनों कानून रिपील कराने हैं और जो एमएसपी है उसको लीगल राइट दिलवाना है। इसीलिए सरकार ने ये मानते हुए काफ़ी कोशिश की, उन्होंने पहले भी जो राग लापते हैं कमेटी का, हम क्लॉज बाई क्लॉज बात करें, लेकिन हमने साफ मना कर दिया इस बातों से। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम देश के और किसान आपने पहले देखा है वो फेक संगठन जिनकी करने का बहाना बनाती है सरकार। उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग है सरकारी पत्र पर उन्होंने आपसे बातचीत करनी है, इसका जो उन्हें समय मांगकर तो किसान नेता जो बाहर आए हैं वो यही बात बता रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर बात आगे होगी, लेकिन किसानों ने ये साफ कहा है कि तीनों किसान कृषि कानून जो बने हैं वो वापस लिए जाएं, तभी बात होगी आगे और एमएसपी को उसको एक लीगल राइट बनाया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु शेखर के पास हम बाद में बातचीत करेंगे कि किसान नेताओं का कहना क्या है, क्योंकि 8 जनवरी को दोबारा से बात हो रही है, लेकिन पहले सुन लीजिए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਿੱਟੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਤਲਖੀ ਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਸ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਧਾ। और I'm joined by Dr. दर्शनपाल, prominent farmer union leader. डॉक्टर दर्शनपाल किसान नेता बात कर रहे थे। और बस कुल मिलाकर यही सार है इस बातचीत का कि आज की बातचीत से कुछ खास सामने आया नहीं है। 8 जनवरी को दोबारा बात होगी, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब हमारे साथ मोहम्मद गजाली मौजूद हैं और कल जो टकराव हमने रेवाड़ी की तरफ देखा, गजाली, उसके बाद स्थिति क्या है वहां पे?
स्थिति वैसी ही है, किसानों को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। किसान वहां पर अलग अलग जगहों से, राजस्थान के अलग अलग जगहों से वहां पर आके बैठे हुए हैं और पुलिस की तैनाती भी ज्यादा की गई है और जो हेवी कंटेनर्स हैं हाईवे को ब्लॉक करने के लिए वहां पर रखे गए हैं, उसकी वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज सुबह से पुलिस भी ये सोच रही थी कि शायद किसान जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं वो फिर कुछ मूवमेंट करेंगे या कंटेनर हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज सुबह से जो माहौल वहां पर शांत है, लेकिन किसान वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। तो किसान यहां पर लगातार डटे हैं, मौसम लगातार खराब हो रहा है। इस बीच इनकी आगे की रणनीति जो है वो क्या है, और जो टकराव कल दिखाई दिया था उसके बाद वहां पर एक तरह से सुरक्षा बंदोबस्त भी और ज्यादा तेज हो गई होगी, क्योंकि इस तरफ यहां पर जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत आज फिर होनी थी, वो बातचीत भी बेनतीजा रही। जिस तरह के संकेत मिल रहे थे 8 तारीख को फिर बात होगी। किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, गजाली, और सरकार का कहना, सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि कानून वापस नहीं हो सकते। इसका असर वहां पर क्या दिखता है? साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमें। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूं चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मूड से कह रहे थे, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट न मिले, अगली डेट न मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है, विषय 2 ही है मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है
कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सर, किसान कह रहे हैं कि किसान लोग बात नहीं माने। सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है, और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। ज्यादा दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैकडाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज फार्मर चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि एक कमेटी का गठन हो, तब तक इस लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में भी कोई सजेशन आया? मैं समझता हूं न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर, अभी तक कोई रास्ता नहीं है, मीटिंग हो गई, लेकिन अभी तक मतलब आराम से पूछो ना यार, चिल्ला क्यों रहे? अभी तक इतनी मीटिंग हो गई। मेरा negotiation is getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है, और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। सर, तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है, और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। क्या बात हुई? रास्ता निकालने के लिए किसानों को भी 2 कदम पीछे आना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो अगले दौर की बातचीत होगी 8 तारीख को, उसमें हो सकता है कि नतीजा निकले और जल्दी ही समाधान निकलेगा। लेकिन आज की बातचीत दोनों तरफ से एक तरह से बेनतीजा रही है, बात कुछ आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि ये 7वें दौर की बातचीत हुई थी किसानों के बीच और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच, लेकिन अभी तक किसान जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हैं, और सरकार की तरफ से जैसे किसानों ने बाहर आकर बयान दिया कि सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो इस वक्त इसकी बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। मुंबई में कोविड के मामले में पहले से कमी आई है, लेकिन ये जो मामले पहले कम हो रहे हैं, मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। मुंबई में 24 घंटे में 3 मौतें हुई हैं। बुजुर्गों के लिए चली मुहिम बहुत काम आई है। हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में सितंबर से दिसंबर तक के आंकड़े देखें तो फिर मामले में 82% की कमी नजर आती है। कोरोना संकट की वजह से महीनों तक बंद रहे स्कूल फिर खुलने लगे हैं। 9 महीनों से भी ज्यादा समय तक बंद रहे कक्षा 9 और 10 के स्कूल नए साल में फिर शुरू हुए हैं। हमने पूरे स्कूल में कड़ा बंदोबस्त किया है। हम लोग ने पूरे क्लासरूम सैनिटाइज किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के सब नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। हर एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया है, और हर एक बच्चे का पेरेंट्स का कंसेंट कंपलसरी और मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग ने कंपलसरी किया है। हमारे जितने भी शिक्षक हैं सबका हम लोग ने RT-PCR कोविड टेस्ट करवाया है। कोरोना के आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में केस 82% घटे। सितंबर के मध्य में औसत पॉजिटिविटी रेट जहां 24.6% था, वहीं अब 7% पर है। रिकवरी रेट 94.59% पर है, तो डेथ रेट घटकर 2.56% पर आ गया है। लगातार 1 महीने से मामले 5000 से नीचे रिपोर्ट हो रहे हैं। मुंबई में 24 घंटों में कोविड से 3 मौतें हुई हैं।
बीएमसी के मुताबिक मार्च के बाद एक दिन में हुई मौतों की ये सबसे कम संख्या है। मुंबई की कुल मौतों में 86% मौतें 50 साल से ज्यादा के कोविड मरीजों की हैं। ये जो हाई रिस्क केसेस है, जो कि 50 इयर्स एंड अबव और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई रीनल डिजीज प्री एग्जिस्टिंग है, तो उनको हमने सीवियर O2 वार्ड्स बना दिए। कोविड में जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो स्टेरॉयड हो या जो LMWH हो, तो उससे शुगर सबकी हाई होने लगी है। तो हमने यहाँ एक हाई डिपेंडेंसी इंसुलिन वार्ड बना दी। एक वार्ड में सिर्फ हाई ब्लड शुगर के ही पेशेंट ट्रीट रखे हैं, जिसमें इन्फ्यूजन ड्रिप सेपरेट हर बेड को लगा दीजिए, कि जिससे कि वो डायबिटीज़ जो भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, वो अच्छे से कंट्रोल आ जाए। तो इस तरह BKC में और मुंबई में कुछ ऐसे प्रणाली हमने किए है कि जिससे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, प्रॉपर डायबिटिक कंट्रोल, हाई रिस्क केसेस को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और एग्रेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो बोलते हैं। बीएमसी कहती है कि बढ़े मामले का एक कारण युवाओं की लापरवाही रही, जो अब भी बरकरार है। जब कुछ केसेस मुंबई में कम होने लगे या महाराष्ट्र में, तो यंग एज ग्रुप थोड़े इग्नोर करने लगे थे कि किसी को बॉडी एक भी है, बुखार भी आया या कोई कांटेक्ट में भी आता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाता नहीं था, टेस्टिंग नहीं करता था और वो अपने लेवल पे कोई मेडिकल से लेके दवाई दारू लेके अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देता था। फिर 2-3 दिन में ऐसा देखा जाता था कि सडनली उसका जो सैचुरेशन है वो 90 के आसपास या नीचे आ गया, तो तभी आके वो फिर हॉस्पिटल में भागम दौड़ होती थी। और ऐसे केसेस में जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता था तो ऑलरेडी सैचुरेशन 90 के नीचे होता था, तो वो माइल्ड टू मॉडरेट में चला जाता था। मुंबई में मामले कम ज्यादा होते रहे, लेकिन मौतें बड़ी चिंता का विषय थीं। अब मौत के कम होते आंकड़े आर्थिक राजधानी के लिए बहुत बड़ी राहत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन इसी वायरस के नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आए हैं और अब तेजी से बढ़ते हुए मामलों ने नई समस्या खड़ी कर दी है। सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी इस नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से परेशान मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता पैदा करने वाली है। कर्नाटक के ठंडे इलाकों जैसे बेंगलुरु, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चामराजनगर जैसे इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा हैं। अखबारों के मुताबिक दिसंबर के महीने में सारी के मामलों में 150% की बढ़त हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जहां पहले एक अस्पताल में औसतन 2 मरीज आते थे, अब रोज 8 से 15 के बीच आ रहे हैं। लगभग हर अस्पताल के ICU में ऐसे मरीजों को देखा जा सकता है। ऐसे मामले काफी बड़े हैं। मौजूदा मौसम इसकी एक वजह हो सकती है। कई बार तापमान इन इलाकों में 10 डिग्री से भी कम होता है। 40 साल से ऊपर या 15 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। कोरोना के मामले अब कर्नाटक में घटकर रोजाना 800 के आसपास रह गए हैं। रिकवरी रेट 90% है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के 7 मामले और अब सारी की वजह से हालात बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठंड के मौसम में सारी के मामले बढ़ते ही हैं, क्योंकि मौसम इसकी एक वजह है। सारी केसेस विल इंक्रीज। सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी से पीड़ित हर एक मरीज का यहाँ कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि सारी और कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के बीच का फासला ज़्यादा का नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ने भी कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका जताई है। ऐसे में सरकार और डॉक्टर किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान के खिलाफ पूरी बीजेपी आ गई थी, जब अखिलेश यादव ने
कहा था कि वो बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनकी सरकार आ जाएगी तो वो वैक्सीन सबको मुफ्त देंगे। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और उनसे माफी की मांग कर रही थी, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दी है कि उनका बयान वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी की नीयत के खिलाफ है। देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को अचानक मंजूरी मिल जाने को कई लोग जल्दबाजी में उठाया गया कदम मान रहे हैं, तो कुछ सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं करते। इस पे एतराज करने वाले अखिलेश यादव भी हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव का बयान आते ही उन पे बीजेपी नेताओं के हमले की बाढ़ आ गई, जिसे वो वैक्सीन बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताने लगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश है। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ने पर आश्चर्य है। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि यह वैज्ञानिकों का अपमान है। बीजेपी के इन हमलों के बीच मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी अखिलेश के बयान को गलत ठहरा दिया है। ये जो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये बात मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये भारत की वैक्सीन है और भारतीय डॉक्टर्स ने, भारतीय साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन और विचार करके ये वैक्सीन हमारे पास लेके आए हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनका बयान वैज्ञानिकों की मेहनत के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी की नीयत के खिलाफ है। आप पूरा समाजवादी पार्टी और मैंने जो कहा वो पूरा आप दिखाइए, आपको पूरा दिखाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है। देश को कोरोना की वैक्सीन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस वैक्सीन को लेकर के अलग अलग लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, जिनको दूर करना जाहिर है कि सरकार का काम है। जहां तक मुलायम की बहू का सवाल है, सपा के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हो चुकी हैं। अपनी देखरेख में चलने वाली गौशाला में योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित कर चुकी हैं। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल, वैक्सीन के ऊपर सियासत तो हो रही है और तमाम बयान भी आए। अखिलेश यादव का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन अब उनकी परिवार के लोग जब सामने आकर इस बयान के बारे में बयान दे रहे हैं तो उसको कैसे देखा जाएगा, किस तरह की फूट इस परिवार में नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने चुना कि ये बात आके वो सामने कहें, क्या मतलब है इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि वैसे अगर अलग से देखें तो मुलायम सिंह की बहू कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत नहीं है जिसके कारण अखिलेश यादव को कोई चुनौती होने जा रही है। लेकिन दरअसल है क्या कि परिवार के शख्स अगर कुछ बोलते हैं तो वो न्यूज बनती है और कई बार विपक्षी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उनको बीजेपी ने वो बंगला अलॉट किया है उनको, उनके रहने के लिए, जिसमें जो मायावती के नाम अलॉट था। बहुत विशाल बंगला, उसमें दर्जनों घर कमरे बने हुए हैं, बहुत बड़ा बंगला है। 200 वॉट के दो जनरेटर लगे हुए हैं। तो अब शिवपाल यादव कोई बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से रणनीति बनाती है कि कभी वक्त पड़े तो हम इनके लिए कुछ करेंगे तो ये हमारे काम आ जाएंगे। जो अपर्णा यादव है वो भी एक सरकारी घर में रहती हैं, वो किसी सरकारी पद के ऊपर भी नहीं है, उनके पति भी नहीं है और उनका थोड़ा कुछ कई लोग कहते हैं कि वो थोड़ा राइटिस्ट अप्रोच है, एटीट्यूड है। वो मोदी जी के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। वो योगी जी को एक गौशाला जो उनके देखरेख में चलती थी संरक्षण में, उसमें बुला करके ले गई थी, आमंत्रित करके गायों को दिखाने वगैरह के लिए भी। और कई बार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन से विपरीत होते हैं।
तो कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की नजर उनके ऊपर भी है। वो पिछला चुनाव लड़ना चाहती थी, कुछ लोग कहते हैं शायद उनको टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी ने नहीं दिया। अब ऐसे लोगों का कई बार क्रूशियल मोमेंट पे, जैसे चुनाव का टाइम है, उसमें दूसरा दल इस्तेमाल कर सकता है। तो उनका जो रुझान है, उनकी और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके कारण वो बीच बीच में इस तरह के बयान देती हैं। जी, बहुत दिलचस्प है ये। शुक्रिया आपका कमाल, कि कब किसका इस्तेमाल हो पाए, कब किसकी ज़रूरत पड़े, ये तमाम चीज़ें देखकर। और ये बयान तो दिलचस्प है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अखिलेश यादव के बयान की आलोचना कर रही हैं, जिसकी आलोचना विपक्ष ने की, और बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना था। पर अपर्णा यादव की तरफ से उस बयान पर टिप्पणी करना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। केरल के कोट्टयम और आलापुरा के कुछ इलाकों की बत्तखों में एक बीमारी फैली है। भोपाल भेजे गए 8 सैंपलों में 5 में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं और राजस्थान में 250 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। झालावाड़ के साथ ही जिन दूसरे जिलों में मरे हुए पंछी मिले हैं, उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है, उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं, उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं, तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, बीकानेर, बारां, जोधपुर, पाली, जयपुर समेत 7 जिलों से कौवों की मौत की खबर आई है, जिसके बाद सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया है। डेली इनके जाने क्या बीमारी हो गई, डेली मर रहे हैं यहाँ पर रोज। 200-500 तो मर गए होंगे? हाँ, लगभग इतने तो मर गए होंगे। इधर उधर कर रहे हैं और ये दूध कर इधर उधर नाटकी कर ये फड़फड़ा कर मर जाते हैं। कितने दिन में मर जाते हैं? ये कल मर जाएगा, ये बस आज बीमार। मतलब बीमारी तो लगातार चल रही है? हाँ, लगातार। राज्य के जिलों में विशेष दल भेजे जा रहे हैं। अजमेर में काफी बड़ी संख्या में पोल्ट्री का कारोबार है, लेकिन भरतपुर में सबसे बड़ी चिंता है घाना अभयारण्य, जहां सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।